नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लगभग 5-6 दिन की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है। विभागों को बंटवारे को लेकर तरह की चर्चा है। कई लोगों का कहना है कि नहीं, योग्यता के आधार पर हुए हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री को इतने विभाग अपने पास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां इससे अलावा भी काफ़ी होती हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश के सभी विभाग मुख्यमंत्री ही चलाते हैं, सिर्फ मदद के लिए वो मंत्रियों को रखते हैं। लेकिन जिस तरह तमाम सारे महत्वपूर्ण विभागों को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, इसको लेकर चर्चाएँ तरह की चल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो अनुभव वाले मंत्री हैं, चाहे वो हम कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, इन्हें तो तमाम सारे विभाग मिल गए हैं, अच्छे विभाग मिल गए हैं। लेकिन इसके बाद जो और दूसरे मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं विभागों को लेके अंदर ही अंदर असंतुष्ट हैं। लेकिन जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी में इस समय माहौल है, कोई किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। यदि आपने शिकायत की तो आपका हाल वो होगा जिसकी उम्मीद भी आपको नहीं होगी। तो कुल मिला के ये है कि अभी विभागों को लेकर अंदर ही अंदर चर्चाएं बहुत चल रही हैं। खुल के कोई बात बाहर नहीं आई है, लेकिन हम उसकी समीक्षा के लिए आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी, आपका स्वागत है। आपने देखा कि एक 5 या 6 दिन की लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर विभागों का वितरण हो गया है। आपको क्या लगता है, ये जो विभागों का वितरण हुआ है, ये मध्य प्रदेश स्तर पर हुआ है, केंद्र से हुआ है, और आप इसकी एक दी समीक्षा करें तो किस तरह से करेंगे? देखिए, हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं, मुख्यमंत्री की विभाग वितरण में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने सिर्फ मैसेंजर का काम किया है, डाकिए का काम किया है। उनको जो दरअसल मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता चुने नहीं गए हैं, मनोनीत किए गए। उन्हें दिल्ली ने मनोनीत किया है, उनके नाम की पर्ची आई थी। एक स्वाभाविक तौर पर जो रायशुमारी होती है वो भी नहीं हुई। तो जो उन्हें कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो लोग दिल्ली से आए या दिल्ली ने भेजा, पहले हमें उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और बड़ी भूमिका होगी, तो भूमिकाएं सबको मिली हैं। चाहे वो नरेंद्र तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल हों, राकेश सिंह हो, राव उदय प्रताप हों, सबको भूमिकाएं मिली हैं। लेकिन तय भूमिका दिल्ली नहीं की है। और सबका कद नाप के, ऐसा नहीं है कि दिल्ली से आए हैं तो आप में सुरकाफ के पर लगे हैं। वो खेल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने सुनिश्चित किया है। दरअसल इससे हटके एक बात कहें कि बीजेपी इन दिनों जिस दौर से गुजर रही है, वो शायद दुनिया में किसी भी लोकतांत्रिक दल में इस तरह का दौर नहीं गुजरा होगा। या तो दलों में तानाशाही होती है या 1 पर्सन रूल होता है। मध्य प्रदेश देश में भी ऐसे कई दल हैं जिनमें एक व्यक्ति की चल रही थी, चलती रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार एक ऐसा दल जो कि जिसको कहते हैं कि भारत के समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला दल, ऐसी स्थिति में कि जहां किसी भी नेता का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ है वो 2 व्यक्तियों का समूह है, 2 व्यक्तियों का गुट है, या 2 व्यक्ति कह लें। तो जो हम मंत्रिमंडल की बात कर रहे थे, पहली बार मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो सबसे अहम विभाग हैं, सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, इसके अलावा खनिज, जनसंपर्क, उद्योग, और जो भी छूट रहे हैं, मतलब उसमें खुद ही लिखा है कि जो किसी के पास नहीं वो सब। तो ये जाहिर करता है कि सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। क्योंकि आप देखें, सामान्य प्रशासन का मतलब पूरा प्रशासन चलाना, गृह का मतलब पूरा कानून व्यवस्था चलाना, माइनिंग मतलब मध्य प्रदेश माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है। पूरे देश से सबसे ज़्यादा माइनिंग के घपले गड़बड़ मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को लेकर के लगातार हम और आप देख रहे हैं। तो जिसको कहते हैं ना की डिपार्टमेंट उनके पास हैं। बाकी लोगों को उन्होंने, जो लोग आए उनको असल भूमिका दी गई। नंबर 2 पर जो उप मुख्यमंत्री उनको दिए गए हैं, राजेंद्र शुक्ला को पहली बार पूरा मेडिकल सेक्टर पूरा दे दिए, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो। और जगदीश देवड़ा, यहाँ मैं आपको क्षमा सहित रोकना चाहूँगा। आपको पता है, स्वास्थ्य विभाग जिसको मिला है उसका राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाता है। मध्य प्रदेश का ये इतिहास रहा है। तो इस बार राजेंद्र शुक्ला कहीं टारगेट पर तो नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए उठा के, मैं एक स्वास्थ्य मंत्री का आप उठा के देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग मिला और उनका राजनीतिक कैरियर चौपट होना शुरू हुआ। मैं राजेंद्र सिंह की बात कर लूँ, अजय बिश्नोई की बात कर लूँ, रुस्तम सिंह की बात कर लूँ, मैं नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर लूँ, मैं प्रभुराम चौधरी की बात कर लूँ, जिसको स्वास्थ्य मिला है वो कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक दाग लगता है, राजनीतिक जीवन में दाग लगना शुरू हो जाता है, या राजनीतिक शक्ति खत्म होती है।
हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि ये तो ऐसी तो लिस्ट मतलब बीजेपी का कांग्रेस के समय से भी इस तरह की चीजें जो आपने नाम गिनाए हैं ये तो हम लोगों के सामने हैं। और ये केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं अरुण जी, ये महिला बाल विकास के लिए भी कहा जाता है। देखिए, स्वास्थ्य आदमी के एक बहुत बड़े संकट में जब पड़ता है ना आदमी, तब उसे स्वास्थ्य की जरूरत पड़ती है, और उसका पैसा जाने अनजाने में यदि किसी के पास चला जाए तो कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति। और दूसरा, हमारे यहाँ महिला बाल विकास का या एक बहुत बड़ा वो कॉकस काम करता है, स्वास्थ्य में भी एक बहुत बड़ा कॉकस काम करता है। और इसमें भी मैंने ये देखा कि मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास जिसके पास गया उसके राजनीतिक जीवन पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है या समाप्त। कुसुम मेदले, रंजना बघेल, माया सिंह, इमरती देवी, कितने मैं नाम बताऊं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग मिला और उनका राजनीतिक जीवन एकदम समाप्त जैसा हो गया। तो ये दो विभाग मध्य प्रदेश में ऐसे हैं। रविंद्र जी, अपने गांव में कहावत है ना, गरीब की हाय जो है बहुत बुरी होती है। और ये दोनों विभाग, चाहे महिला बाल विकास विभाग हो और चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, आज सबसे बुरी स्थिति, आपने जो बात कही उसी से जोड़ के मैं ये बात कह रहा हूँ कि सबसे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की है और महिला बाल विकास की है। महिला बाल विकास में आपने एक नाम नहीं लिया, वो था शिवराज सिंह चौहान का नाम। पिछले 3 साल से इमरती देवी के चुनाव हारने पर उनने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी कि महिला बाल विकास को अपने पास रख लिया। यदि वे महिला बाल विकास नहीं रखते तो शायद जो अभी हुआ वो शायद नहीं होता। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन ये बात पक्की है कि उस वक्त भी पोषण आहार घोटाला, शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते, महिला बाल विकास के प्रभारी रहते, इन दोनों विभागों में जो इनका बजट और इनकी व्यवस्था है वो गरीब आदमी, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, अब जिस गरीब के लिए जो व्यवस्था है अगर उसमें ही बंदर बांट हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है, वो सीएजी की रिपोर्ट है कि जो पोषण आहार और वो सारी चीजें पहुंची नहीं, ट्रक के स्कूटर के नंबर पर ट्रक का काम लिया गया। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि प्राकृतिक न्याय है, ईश्वर ऐसा करता है। लेकिन अभी इस बात पर भी शक है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि ईश्वर नहीं देख रहे हैं, या तो देर से देख रहे हैं या फिर देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत बुरी चीज है। मध्य प्रदेश में इस समय हम जो मंत्रिमंडल तैयार हुआ है, हम चाहे ना चाहें लेकिन जो सत्य है वो स्वीकार करना पड़ेगा, जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की है। 2 ब्राह्मण लिए गए हैं ये कहते हुए कि हमने ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन एक ब्राह्मण को तो आपने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा दे दिया जिसका भविष्य हम और आप सब समझ ही रहे हैं, और दूसरे ब्राह्मण को तो आप कुछ दिया ही नहीं। राकेश शुक्ला जी को, बेशक राजेंद्र शुक्ला जी को मिल गया, लेकिन ग्वालियर में नवकरणीय ऊर्जा भिंड जिले के मेगांव वाले को देना कैसा समझ रहे हैं आप? क्या उनके साथ न्याय हुआ है राकेश शुक्ला जी के साथ? देखिए, अगर न्याय की बात करें तो ये स्वाभाविक है कि आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, आपका संघ का स्वयंसेवक है, पुराना है, और उसके नाम पर विभाग ऐसा उस व्यक्ति को दिया गया है जिसमें वो अपने इलाके क्या कहीं कुछ भी कोई भूमिका नहीं है। 100 करोड़ भी बजट नहीं है, शायद 59 करोड़ बजट है। तो उस बजट, और उसमें भी कॉरपोरेशन, ज्यादातर काम कॉरपोरेशन करता है वहाँ, ऊर्जा विकास निगम। तो ये कोटा पूरा कर दिया कि हाँ ये मंत्री हैं। और मुझे लगता है कि जैसे अब आप देखें तो व्याख्या अगर उस तरह से करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 मंत्री, उनका कद छोटा नहीं किया, वैसे तो हार गए कुछ लोग और नहीं आए, तो तोमर के पास ऊर्जा है, सिलावट के पास जल संसाधन है, लेकिन गोविंद राजपूत जिनके पास परिवहन था और राजस्व था, जो मतलब दोनों बहुत बड़ी कमाई के विभाग बहुत कुख्यात हैं, वो दोनों उनसे ले लिए गए। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, सॉरी साल नहीं, मुकेश जैन परिवहन आयुक्त से इसलिए हटा दिए गए थे कि एक चिट्ठी गई थी केंद्र को, और उसको नितिन गडकरी ने उसके बाद उस पर कार्रवाई करने को कहा था। उसका सच क्या, लेकिन बिना जांच किए, बिना किसी उसके, शिवराज सिंह चौहान ने परिवहन आयुक्त को हटा दिया था। परिवहन मंत्रियों की भूमिका, अभी फिर परिवहन आयुक्त तो हटाए गए हैं कि मोहन यादव ने बहुत बड़ा काम किया कि लेकिन जो बसें सड़क पर चल रही हैं उनकी व्यवस्था देखना अगर आरटीओ का है तो उस मंत्री का भी तो काम है, वो मंत्री कहाँ है? तो ये जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त हो रही है, मंत्रियों के विभाग जो बटे, जिसपे हम मूल मुद्दे पर बात करें तो कुछ का तिलक कर दिया गया और बैठा दिया गया कि आप मंत्री हो, जात वालों को बताने के लिए। अन्यथा अगर आप देखें तो सत्ता तो कुल 7 लोगों तक केंद्रित है मध्य प्रदेश में, 8 कह लें विधानसभा अध्यक्ष को मिला लें, बाकी सबकी भूमिका बहुत गौण है। और इनको कितनी छूट मिल पाएगी काम करने, क्योंकि नियंत्रण जो है
निगरानी जो है वो दिल्ली करेगी। और उन विभागों का काम, जिन विभागों को मैदानी स्तर पर काम करना है, बड़े विभाग तो इन 6 नेताओं के पास हैं, 5 नेताओं को कहिए, और जो बचे हुए हैं जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा की भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उसके अलावा आप शिक्षा की बात करें, स्कूल शिक्षा जो है बहुत बड़ी समस्या है। शिवराज सिंह चौहान लेके गए थे, उन्होंने सीएम राइज स्कूल खोल दिए, लेकिन आज भी हजारों स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनमें या तो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक है तो एक शिक्षक है। 5वीं तक के स्कूलों में बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं, और वो मैं सीमित रहना चाहता हूं विभाग वितरण पे। विजय शाह को क्या वाकई जो उन्होंने चिकन पार्टी की अभी जंगल में उसकी सजा मिली है? गोविंद राजपूत को काहे की सजा मिली है? क्योंकि इन दोनों का कद छोटा किया गया है। नहीं, गोविंद राजपूत को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाना चाहिए था। जितनी चीजें पिछले दिनों उठी, जिस तरह से जमीनों पर कब्जे का और पूरे आरोप लगातार उन पर लगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उसके बाद अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का संरक्षण नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें मंत्रिमंडल में लेते। अब चूंकि उनके लोग कम जीत के आए, उन्हीं में से लिया जाना था। अन्यथा जिस तरह के आरोप गोविंद राजपूत पर लगे और जो चीजें हुई, पिछले कई महीनों से चल रहा था, सागर की पॉलिटिक्स में जो कुछ हुआ है वो सजा नहीं है। आप नागरिक आपूर्ति और जो विभाग है वो बहुत बड़ा विभाग है, उसमें भी कम नहीं है मार्कफेड का। अभी सुना है कि किसी अफसर को धान घोटाला खरीदी के लिए उमाकांत उमराव को हटाया है, तो इसमें भी घपले बहुत है। तो ये उतना ही, मतलब परिवहन जैसा नहीं है कि परिवहन में तो रोज कैश फ्लो होता है, आता है जो ट्रक और मालवाहक वो रोज नगद देते हैं। इसमें क्या है कि सरकार के खजाने से घुमाया जाता है, वो बाहर से आता है, सरकार के खजाने से घूमता है। तो इसको आप सजा मत मानिए, कम नहीं है। बस ये कि कान को घुमा के पकड़ने वाली बात होगी। इसमें कॉर्पोरेशन काम करते हैं, मंत्री की सीधी इंटरफेरेंस नहीं रहता इसमें। देखिए, नागरिक आपूर्ति निगम का कल अध्यक्ष चुना जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन का भी अध्यक्ष बन जाएगा। तो काम मध्य प्रदेश मंत्रालय में काम कम रह जाता है। देखिए, मंत्रालय की भूमिका तो रहती है, फेडरेशन और कॉर्पोरेशन कुछ भी करे, घूम फिर के जो जब लड्डू बनता है तो उसकी बूंदी, उसका जो चूरा सब मिला के जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको सबका थोड़ा थोड़ा सबका रहता है। अरुण जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने राज्यपाल से शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र में गए और पब्लिक के बीच में उन्होंने बाकायदा शपथ ली और वीडियो जारी किया, और उन्होंने कहा कि ना मैं 1 रुपया रिश्वत लूंगा, ना अपने विभाग को लेने दूंगा। और इस शपथ के 24 घंटे के बाद उन्हें राजस्व विभाग सौंपा गया है। उनका नाम है करण सिंह वर्मा, जो इछावर से है। मैंने स्वयं देखा है कि वे पहले भी राजस्व मंत्री थे, और उन पर नहीं कैबिनेट मंत्री थे राजस्व के, और उन पर तब भी 1 पैसे का दाग नहीं था। तो ऐसे मंत्री मध्य प्रदेश में हैं, तो क्या ये जो उन्होंने किया है ये दूसरे लोगों के लिए सबक है, या दूसरे लोगों के लिए संदेश है कि आप भी इस तरह की शपथ लीजिए पब्लिक के बीच में जाके? रविंद्र जी, सबसे बड़ी चुनौती है खुद करण सिंह वर्मा के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले क्या कहा कि जैसे ही रजिस्ट्री होगी वैसे ही नामांतरण होगा। आज मध्य प्रदेश में लाखों क्या करोड़ों मामले जो हैं पटवारी और तहसीलदार के बीच उलझे हुए हैं। गांव का किसान, गरीब किसान अपनी जमीनों को लेके परेशान है हर बात के लिए। मतलब अगर आपने, अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज है, उसके बावजूद अगर आपको अपने खेत की बटान करानी है, अपने सीमांकन कराना है, तो बिना पैसे दिए कुछ काम नहीं होता। और मध्य प्रदेश में तो एक राजस्व विभाग में तो एक ऐसा बड़ा खेल चल रहा है, धारा नहीं सुन लीजिए। इसमें मैं क्षमा चाहता कर रहा हूँ। इसमें होता यह है कि जब हम पटवारी से को, तहसीलदार को पैसे लेके पदस्थ करते हैं तो रिश्वत चलती है। जब मंत्री पैसा लेगा ही नहीं, मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि मैं 5 पैसे रिश्वत नहीं लूंगा, तो हो सकता है कि इसका असर कुछ दिनों बाद हमें जमीन पर दिखाई दे। नहीं, लेकिन जिनके डीएनए में रिश्वत आ गई हो, लेखपाल, पटवारी, मतलब वो बिना पैसे लिए कुछ तो असर पड़ेगा ना। मैं वही कहने, यदि ईमानदार मंत्री होगा। बात सुनिए, मेरा यही कहना है कि ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज मैं आपको वो बात बता रहा हूं, एक धारा 59 का उपयोग सरकार ने किया और उसको रेवेन्यू विभाग के लोग मिलके खत्म करते हैं, उसकी मोटी रकम लेते हैं। मतलब एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर 59 दर्ज हो गया, तो उस जमीन की कीमत का आधा हिस्सा रेवेन्यू वाले लेके और उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। इतनी बड़े, मतलब उन्होंने कसम जो खाई है, जहां पर आप
बीच में बोले, मैं वही बता रहा था कि अगर करण सिंह वर्मा ने शपथ ली है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी इस शपथ के साथ साथ थोड़ा अपना नेटवर्क बना के देखें क्या हो रहा है। खुद सीहोर में जिस तहसील से वो जीते हैं, सबसे ज्यादा घपला इछावर में है, क्योंकि भोपाल के सारे अफसरों का पैसा, सारे जो नंबर 2 का पैसा है वो सीहोर और इसी तरफ खर्च है। ये जमीनें खरीदी और सब तरफ घपला है, मतलब जमीन, आदिवासियों की जमीनें सीहोर में सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुई हैं। तो करण सिंह वर्मा जी ने बहुत अच्छी पहल की है। मेरा उनसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया कि रजिस्ट्री हुई और नामांतरण हुआ, वो इस चीज को इंश्योर कर ले तो वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। उनको लोग याद करेंगे कि हाँ, करण सिंह वर्मा नाम का एक मंत्री हुआ जिसने गांव के आदमी को पटवारी की घूस से राहत दिलाई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर गांव, हर घर में, हर परिवार बढ़ता है, बंटवारे होते हैं, परेशान हैं लोग, पट्टे के लेके परेशान है, पट्टों को लेकर के बड़े पटवारी की दादागिरी है। तो ये चीज अगर वो खत्म कर लेंगे तो उन्होंने जो शपथ ली है वो शपथ पूरी हो जाएगी और उसका असर भी दिखेगा। अब ये जो भी मंत्रिमंडल दिख रहा है, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो मंत्रिमंडल का सेफ आज हमें दिख रहा है और हमने देखा कि 17-18 साल शिवराज जी ने जो लाइन खींची है, आपको लगता है कि इस टीम के साथ मोहन यादव उस लाइन को क्रॉस कर पाएंगे जो शिवराज जी खींच के गए हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, देखिए, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो किया और मोहन यादव ने जिस तरह की शुरुआत की है, मैं मोहन यादव को समय देना चाहूँगा। अगले 6 महीने में इस बात का फैसला होगा, मूल्यांकन होगा। हाँ, 6 महीने बाद हम इस बात पे बात करेंगे कि वो क्या कर पाएंगे। अभी जो उन्होंने शुरुआत की है, जो उन्होंने शुरुआती फैसले लिए हैं, वो फैसले जनहित में ठीक माने जा रहे हैं, जनता उन्हें पसंद कर रही है। लेकिन ये कितनी दूर तक जाएंगे, सवाल ये है, कितनी दूर तक जाएंगे और जो बातें उन्होंने कही हैं उन पर कितना अमल करवाएंगे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव में मूल फर्क ये है, दोनों केंद्र से आए थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब फले फूले और उन्होंने अपना विस्तार किया मुख्यमंत्री के तौर पर, उसका अधिकांश समय जो है, ज़्यादातर समय, शुरुआती समय में नरेंद्र मोदी उतने पावरफुल नहीं थे। पहले 9 साल तो उनके पास वैसे ही रहे, बाकी पिछले जो 7-8 साल में जो हुआ है, तो अब तब उनकी निगरानी करते करते, क्योंकि शिवराज सिंह नरेंद्र मोदी के बराबर खड़े थे और जब तक मोदी जी उनकी लाइन छोटी करते या पूरी तरह बाहर करते तब तक बहुत समय हो गया था। इस बार अगर आप दुनियादारी या कहें कि प्रैक्टिकली देखें तो सारा काम तो शिवराज का, जीत तो उन्हीं की मानी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा कई महीनों पहले नरेंद्र मोदी आ गए थे। तो ये जो मोदी के चेहरे पर जो चीज़ें आई हैं और जो कुछ मोहन यादव करेंगे उसको आप उस तरह से देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह जो कुछ करके गए हैं, मोहन यादव उससे बड़ी लाइन करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो मोहन यादव रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज़ के लिए, उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। आपके इस जवाब से एक प्रश्न और उत्पन्न हो गया है और वो ये हो गया है कि हमने शिवराज जी के कार्यकाल को बड़ा नज़दीक से देखा। शिवराज जी को जिस मंत्री को निपटाना होता था वहाँ तीखा अधिकारी दे दिया करते थे, और इस बार हम ये देख रहे हैं कि सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, जो खुलेआम बयान दे रहे हैं कि किसी योजना का आपको बंटाधार करना है तो अधिकारियों को जिम्मे कर दो। यानी अधिकारियों पर लगाम लगाने की बात शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। आपको लगता है कि ये जो विभाग मंत्रियों को दिए गए हैं उनमें फ्री हैंड मिलेगा, अधिकारी सुनेंगे, या फिर अधिकारियों को मुख्यमंत्री की सह होगी कि इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, इसका कद छाटना है, उसको बढ़ाना है? ये जो खेल चलता रहा पूरा 16 साल अधिकारियों के कंधे पर रख के जो बंदूक चलती रही, आपको लगता है कि इस बार भी वही होगा या अधिकारियों पर कुछ अंकुश दिखेगा? देखिए, वही हमने पिछली बार भी बात कही थी। शिवराज सिंह इस मामले में दिग्विजय सिंह को फॉलो करते थे। दिग्विजय सिंह ने अफसरों के जरिए अपने सारे विरोधियों को पार्टी के भीतर, यहाँ तक कि अपने गुरु अर्जुन सिंह को भी निपटा दिया था। शिवराज सिंह ने भी यही किया। वो अफसर जो मंत्रियों को बेइज्जत करते थे, जो अपमानित करते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, उनको खूब संरक्षण मिला और सब कुछ हुआ। लेकिन मोहन यादव, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे, क्योंकि मोहन यादव अगर ऐसा करेंगे तो ये वो नहीं कर रहे होंगे, वो मोदी जी कर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि मोदी जी अफसरों को काम अफसरों से करवाते हैं। मंत्रियों की भूमिका केंद्र सरकार में भी बहुत सीमित है, लेकिन
वो सब चीज नहीं होगी जो शिवराज सिंह कर रहे थे, या शिवराज सिंह के समय छोटे छोटे अफसर जिस तरह बड़े आदमी बन गए थे। क्या नाम लें आप, शिवराज सिंह ने जो आईएएस बनाए, जो कुछ किए, उन लोगों की आज हैसियत देखिए। याद करिए वो कारम बांध टूटा था, शिवराज सिंह के मंत्रालय में पदस्थ जिसको उन्होंने आईएएस बनाया उसका नाम आया था कि वो पार्टनर है। और क्या हुआ, मुझे लगता है कि मोहन यादव को नाम याद होगा कारम बांध का। एक उदाहरण भर दे रहा हूं मैं, नरसिंह घोटाला, उसमें भी जो अफसर और जो नेता जिम्मेदार थे वो अभी भी हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्हें देखना पड़ेगा। अगर वो कर पाएंगे तो हमने कहा ना 6 महीने में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी रिशफल होगी, मंत्री भी अपना काम शुरू करेंगे, तो अभी तो एक आध हफ्ता तो पूजा पाठ में ही लगेगा उनको बैठने में। 6 महीने बाद इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, तब लगेगा, तब पता लग जाएगा कि घुड़सवार तेज है या घोड़ा अड़ियल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया है, लेकिन जो भी विभाग दिए गए हैं उसका कहीं ना कहीं दिल्ली के संकेतों पर दिया गया है। उनका साफ कहना है कि अभी समीक्षा करने का समय नहीं है, हम 6 महीने बाद पूरी सरकार की समीक्षा करेंगे। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि मोहन यादव पिछले सरकार की जो लाइन थी उसके आगे निकलेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे और उस लाइन को पीछे छोड़ देंगे। आपका यह भी कहना है कि अब सबसे बड़ी बात, चुनौती जो मोहन यादव के सामने है वो ये है कि वे अपने मंत्रियों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे या अधिकारियों पर। उन्हें उम्मीद है कि अधिकारियों को वो कंट्रोल में रखेंगे और अपने मंत्रियों को पूरा अपना संरक्षण देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।